नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ। मैं सुषमा। आज हमारे परिचर्चा का विषय है वर्ल्ड कैंसर डे। कैंसर जैसी घातक बीमारी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कैंसर के मामले न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते कैंसर के रोकथाम के प्रति जागरूकता होना काफी जरूरी है। और इसी विषय पर जागरूकता बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शिवश्री। शी इज अ कंसल्टेंट एंड oncologist in ILS Hospital. Ma'am, we warmly welcome you. थैंक यू। शुरुआत में ही मैं शिवश्री मैम से ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है और इसे क्यों मनाया जाता है? ओके, तो इंटरनेशनली वर्ल्ड कैंसर डे हर साल फरवरी 4 को मनाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट लाया गया है मेनली बाय UICC, दैट इज यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। ये एक संस्था है, ये एक लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक कैंसर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये इनिशिएट किया है कि वर्ल्ड कैंसर डे हो। एंड मेनली द पर्पस जो आप पूछ रहे हैं, ये मेनली टू इंक्रीज द अवेयरनेस, सभी लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कैंसर को कैसे आइडेंटिफाई करें, अर्ली डिटेक्शन के बारे में, और अवेयरनेस रहेगा तभी हम प्रिवेंशन के बारे में सोचेंगे या कैसे अर्ली डिटेक्ट करने से क्योर रेट्स बढ़ा सकता है। ये सभी जानकारी सभी में अच्छे से हो, इसलिए कैंसर डे मनाया जाता है। तो ये पहले तो शुरू हुआ था 2000 से शुरू हुआ था एंड इट इज बीइंग कंटिन्यूड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। जी। Ma'am, my question would be, what is the theme of World Cancer Day of 2025? ओके, तो इस साल का थीम ये है कि यूनाइटेड बाय यूनिक। मतलब ये है कि कैंसर जैसी बीमारी जो है, जैसे लोग तो अभी भी डरते हैं, वो वर्ड से ही डरते हैं, तो इट इज लाइक अ बैटल, मतलब एक वॉर की तरह है जो अगर हो जाता है तो बीमारी के साथ तो लड़ना ही पड़ता है, उसके ट्रीटमेंट के साथ भी लड़ना पड़ता है, साथ ही ये ट्रीटमेंट तो लंबा चलेगा। तो द ड्यूरेशन ऐसा नहीं कि एक हफ्ते या एक महीने का ट्रीटमेंट है, बीमारी के हिसाब से कई महीने चल सकता है, कई बीमारियों में साल भी लग सकते हैं ट्रीटमेंट में। और तो ये फाइनेंशियल इश्यूज होगा, सोशल सपोर्ट होगा, मतलब हर तरह से पेशेंट को लड़ना पड़ता है ये बीमारी के साथ और उसके ट्रीटमेंट के साथ भी। तो ऐसे जो मतलब इतने सारी चीजें इन्वॉल्व है, तो हर पेशेंट का लड़ाई अलग होती है। तो इस साल का थीम ये है कि हर पेशेंट को हम ये पेशेंट सेंट्रिक ट्रीटमेंट हो, मतलब हमारे ट्रीटमेंट में जो है द सेंटर पॉइंट इज पेशेंट, और हर पेशेंट का जर्नी अलग होता है, उनके खदा अलग होता है, उनके चैलेंजेस अलग होते हैं। तो इन एवरी पेशेंट वी गिव अ सेम इम्पोर्टेंस एंड द केयर एंड ट्राई टू बी अ पेशेंट सेंट्रिक केयर ओरिएंटेड ट्रीटमेंट। जैसा कि मैम आपने कहा कि 2000 से ये वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया, तो तब जो उसका उद्देश्य रहा इसे मनाने के पीछे, क्या अब भी 2025 में भी वही सेम उद्देश्य है? या उद्देश्य मतलब अभी तो ये जर्नी तब से शुरू हुआ है। तो पहले जैसे बोला गया था कि अवेयरनेस, पहले कैंसर को जाने, कैंसर क्या है, वो कैसे होता है, इसके लिए हम लाइफस्टाइल में या ऐसे क्या कर सकते हैं जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नॉर्मल जानकारी, ठीक है, तो जानकारी रहेगी तब जाकर हम ट्रीटमेंट के बारे में, टेस्टिंग के बारे में सोचेंगे। तो इस उद्देश्य के साथ शुरू हुआ है और अभी बहुत आगे पहुंच चुका है। जैसे कि अगर अवेयरनेस के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं कि पेशेंट सेंटर्ड ट्रीटमेंट, मतलब हर पेशेंट का ट्रीटमेंट अलग होता है और एट एन इंडिविजुअल लेवल वी आर एबल टू गिव अ केयर। और इस बीच बहुत सारी चेंजेस, मतलब अवेयरनेस के साथ साथ पेशेंट के, मतलब जैसे कि कुछ देश है जो हाई इनकम कंट्रीज है, लो इनकम कंट्रीज है, मिडिल इनकम कंट्रीज है, तो हर कंट्री का अपना अपना फैक्टर्स होते हैं जिनके जाते हुए ट्रीटमेंट भी फैसिलिटीज जो है हर सोसाइटी में एक ही तरह का नहीं होता है। तो इट ऑल्सो मेनली फोकस ऑन क्लोजिंग द गैप। जैसे कि अभी लास्ट ईयर का जो थीम था 22 से 24 तक का जो थीम था वो क्लोज द गैप, मतलब हर व्यक्ति को जिनको कैंसर होता है सभी को ट्रीटमेंट मिले। ये जो इनइक्वालिटीज जो है, मतलब हायर रिचर सोसाइटी है तो उनको अच्छे ट्रीटमेंट मिले, या जो कोई एफर्ट नहीं कर पाते हैं उनको ट्रीटमेंट
का फैसिलिटीज कम है, तो इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम कैसे स्टेप्स ले सकते हैं, ये था लास्ट 3 सालों का थीम। अभी इस साल का थीम जैसे है पेशेंट सेंटर्ड ट्रीटमेंट के बारे में है। तो द मेन फोकस जो है कैंसर के जाते हुए अवेयरनेस भी कैसे क्रिएट करें, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और उसको एट एन इंडिविजुअल लेवल हाउ मच वी कैन गिव अ बेटर केयर। तो सभी तो ट्रीटमेंट और अवेयरनेस के आसपास ही घूमता है, लेकिन जिस जानकारी से जो शुरू हुआ है, जानकारी के साथ साथ डिटेक्शन में, ट्रीटमेंट में और इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट में यहाँ तक पहुंच चुका है अभी हमारा। समग्र स्थिति में देखें तो मतलब कैंसर पहले जो उद्देश्य रहा था उससे अभी तक मतलब इतने सालों में बेहतर ही हुआ है। हाँ Ma'am, my next question would be, are there any common type of cancer you have come across while practicing and while treating your cancer patients? And is there any recent trend you have noticed while treating them? ओके, तो ऑब्वियसली जो कैंसर्स है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अराउंड 70 to 80% ऑफ द टाइम्स जो कैंसर होते हैं वो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं। ठीक, तो लोग तो समझते हैं कि जो मेनली जेनेटिक है या कुछ ऐसे ही आ जाता है, नहीं, ऐसे ही नहीं आ जाता है, ये तो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है। तो ऑब्वियसली जो लोग जैसे खाना पीना है, उनका काम करने का तरीका है, ये सभी बहुत ही इफेक्ट करते हैं। जैसे कि अब अगर रूरल एरियाज में देखेंगे तो कुछ टाइप के कैंसर्स ज्यादा है, सिटीज में जाएंगे तो कुछ टाइप के कैंसर्स ज्यादा है। पोल्यूटेंट्स मतलब हम अगर कोई इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं उनके लिए कुछ और रिस्क अलग होता है। तो ऑब्वियसली ये ट्रेंड जो है वो इट इज डिपेंडिंग अपॉन दैट लोकल एरिया एंड व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर्स दे आर अफेक्टेड, इट विल चेंज। तो अगर हम यहाँ त्रिपुरा में देखेंगे तो यहाँ पर तो मेनली हेड एंड नेक कैंसर्स ज्यादा देखते हैं, और उसके साथ साथ हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स ज्यादा देखते हैं, और गाल ब्लैडर कैंसर्स ये हम ज्यादा देखते हैं। यहाँ पर जो मैं पहले काम करती थी वहां पर गाल ब्लैडर कैंसर इतना कॉमन नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखती हूँ गाल ब्लैडर कैंसर कॉमन है। ये शायद यहाँ की मतलब फूड हैबिट्स के हिसाब से हो सकता है और लाइफस्टाइल के हिसाब से भी हो सकते हैं। तो ये ट्रेंड जो है वो इट विल डेफिनेटली वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। Okay, so we got to know that our environment and our lifestyle plays an important factor in cancer. यस डेफिनेटली। और जैसे कि बहुत ही रिसेंटली हमें मतलब ये पता चला कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो पिक लाइन सिस्टम जो यूज किया जा रहा है त्रिपुरा में पहली बार हुआ, तो क्या पिक लाइन कैंसर रोगियों के उपचार के लिए कुछ अलग भूमिका निभाता है बाकी उपचारों से? डेफिनेटली ये पिक लाइन मतलब पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल लाइन, क्योंकि जब कैंसर के ट्रीटमेंट में जो हम कीमोथेरेपी देते हैं वो कभी कभी बहुत दिनों तक ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स है जिनमें कंटिन्यूस 24 आवर्स के लिए जाना पड़ता है कीमो का दवाई, कभी कभी 48 आवर्स कंटिन्यूस जाना पड़ता है, कभी कभी 5 डेज के लिए भी कंटिन्यूस जाना पड़ता है। तो पेशेंट को अगर पिक लाइन मतलब हाथों में ही लाइन लगाएंगे, लेकिन वो लाइन जो है वो सीधा ऊपर तक जाकर हमारे सेंट्रल लाइन से कनेक्टेड होता है। मतलब तो जो सिर्फ ये इतना जो छोटा वाला हम यहाँ पर लगाते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा, लेकिन ये तो बहुत अंदर जाएगा, ताकि लाइन का जो इश्यूज है मतलब हर टाइम 1-2 दिन में हर बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाई कंटिन्यूसली चलेगी, ब्लॉक नहीं होगा। और दवाई बाहर एक्सट्रावेसेशन बोलते हैं, अगर लाइन ठीक से नहीं लगाया गया है तो वो जो दवाई है वो पूरे हाथ में मतलब स्प्रेड हो सकता है, ताकि ब्लड वेसल के अंदर नहीं रहेगा, बाहर ही टिश्यूज में स्प्रेड हो जाएगा। इससे क्या होता है, जब दवाई ब्लड वेसल के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं होगा और सिर्फ टिश्यूज में ही रह जाएगा, एक तो वैसे काम तो नहीं होगा, और दूसरा लोकल इरिटेशन हो सकता है, लोकल टिश्यू नेक्रोसिस हो सकता है, इसका कुछ अलग साइड इफेक्ट्स हो सकता है। तो ये पिक लाइन जो है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है ट्रीटमेंट में। Ma'am, my next question would be related to genetics. I would like to ask how genetics play a key role in cancer and how early screening about genetics can help in prevention and curing cancer. ओके, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे अराउंड 70 to 80% ऑफ द टाइम्स तो जो होता है वो हमारी लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स इस पर डिपेंड होता है। तो बाकी अराउंड 15 to 20% ऑफ द केसेस ओनली दे आर जेनेटिकली रिलेटेड। जैसे कि हम देखते हैं कि मेनली ब्रेस्ट कैंसर्स हो, ओवेरियन कैंसर्स हो, कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स है,
जो फैमिलीज में रन हो सकते हैं, वो जेनेटिक चेंज जो है अगर किसी में है तो उनसे उनके बच्चों को अगर वो ट्रांसफर होगा तो शायद अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उनकी बेटी को वो आने की चांसेस हो सकता है। ऐसे नहीं कि हर किसी को होगा, जैसे मैंने बोला है वे जस्ट 15 to 20% है। अगर 80% या 85% ऑफ द केसेस जो हो रहा है वो स्पोरेडिक, मतलब सिर्फ उन्हीं में हो रहा है, लेकिन 15 to 20% में ऐसा हो सकता है कि वो जेनेटिक चेंज की वजह से वो हेरिडिटरी, मतलब अगले जनरेशन को भी वो आने का चांसेस है। तो ये जो है कुछ जैसे कि मेनली ओवेरियन कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स और जीआई कैंसर्स जो है, ये कैंसर्स में हम ज्यादातर देखते हैं कि ऐसे होने का चांसेस है। तो अगर ऐसा कुछ है तो पहले हमें ये कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? तो अगर कोई पेशेंट को, इसका भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकता है, क्योंकि जनरली कैंसर तो एज इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा वैसे वैसे किसी को भी कैंसर होने का रिस्क हो सकता है। सो जनरली ये बियॉन्ड 50-60 ईयर्स के बाद किसी को हो रहा है तो नॉर्मल है, मतलब वो एज के हिसाब से शायद उनमें वो चेंज आ रही है। लेकिन अगर किसी को बहुत ही कम उम्र में 30-40 ईयर्स में ही अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो तब शायद हमें सोचना पड़ता है कि शायद इनको कुछ जेनेटिक हो सकता है कि नहीं। तो ऐसे कोई पेशेंट है तो पहले पेशेंट को चेक करते हैं हम कि क्या उनमें वो जेनेटिक चेंज है कि नहीं। अगर पेशेंट में जेनेटिक चेंज होता है तब जाकर उनके फैमिली मेंबर्स, मतलब उनके माताजी या उनके सिस्टर्स या उनके बेटियां कोई है, तो तब हम उनको चेक करते हैं कि क्या उनमें भी वो जीन, जनरली ये जो है BRCA जीन बोलते हैं, BRCA जीन 1 एंड जीन 2, इनसे ही ज्यादातर ये ओवेरियन कैंसर्स और ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं। तो अगर पेशेंट में ये जेनेटिक चेंज पाया गया तब जाकर हम उनके फैमिली मेंबर्स को स्क्रीन करते हैं। थैंक यू मैम। अक्सर ऐसा होता है ना कि लोगों को कैंसर के बारे में अवेयरनेस कम होती है, पर अगर अवेयरनेस हो भी जाए, जैसे आपने जेनेटिक वाला भी बोला, अगर ये भी लोगों को पता रहे, फिर भी कभी कभार होता है कि इनिशियल स्टेज में हम नहीं कैंसर को पता लगा पाते, पर अगर पता चल जाए तो हम उसको कैसे, मतलब किस लक्षणों से हम पता कर सकते हैं? मतलब तो अगर आप ये पूछ रहे कि कैंसर के लक्षण क्या है, हाँ, लक्षण, तो ये जो है ये वैसे बोले तो शरीर में किसी भी ऑर्गन से कैंसर हो सकती है, राइट? वो हेड से टो तक कोई भी ऑर्गन में कभी भी कैंसर बन सकता है। तो वो ये कहाँ बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट में कुछ गार्ड बन सकता है, स्किन चेंजेस हो सकता है, या कुछ डिस्चार्ज हो सकता है निप्पल से, ऐसे। वैसे ही अगर लंग कैंसर है तो खांसी हो सकती है, ब्रेथलेसनेस हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, कभी कभी मुंह फूल जाता है, पाँव में भी फूलना, ये सभी होता है डिपेंडिंग अपॉन द, मतलब वो अर्ली कैंसर में कभी ऐसा लक्षण दिखे ये कोई जरूरी नहीं है। जनरली जब कैंसर अर्ली स्टेज में होते हैं उस टाइम पर कोई लक्षण नहीं दिखेगा। जब ये कैंसर बढ़ने लगता है, वो एक जगह से दूसरे जगह पर स्प्रेड होने लगता है, या आसपास की जगह जो ऑर्गन्स है उस पर प्रेशर डालने लगता है, उस टाइम पर हमें सिम्टम्स दिखने लगता है। तो जब सिम्टम्स दिखेगा तो तब तो मतलब समझना है कि वो ऑलरेडी एडवांस हो रहा है। तो जैसे ऑर्गन के हिसाब से अगर बोलते हैं, अगर पेट का कैंसर है तो इंडाइजेशन हो, एसिडिटी हो, या कभी कभी रेक्टल कैंसर या कोलोन कैंसर है तो उसमें ब्लीडिंग, मोशन में ब्लीडिंग होना, ये सभी जो लक्षण है जो ऑर्गन अफेक्ट हो रहे हैं, ऑर्गन के हिसाब से लक्षण दिखेगा। तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि ये लक्षण है तो कैंसर होगा, क्योंकि वही सेम लक्षण कुछ और बीमारियां, टीबी में भी वही, मतलब खांसी है, किसी को खांसी है और ब्रेथलेसनेस हो रही है, वो तो टीबी में भी हो सकता है, वो कैंसर लंग कैंसर में भी हो सकता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या पेशेंट का अगर स्मोकिंग हिस्ट्री बहुत सालों से रहा है तो डेफिनेटली हमें वो रिस्क फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। वो रिस्क फैक्टर के जाते हुए हमें डेफिनेटली उनको डाउट होना चाहिए कि हाँ, अगर स्मोकिंग है तो शायद हमें एक बार चेक करवाना चाहिए कि क्या ये कैंसर हो सकता है कि नहीं। तो आप ये कहना चाहती हैं कि मतलब इनिशियल स्टेज में कैंसर को पहचान पाना तो नामुमकिन ही है, मतलब दैट्स व्हाट। अगर जैसे कि अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को ही देखते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में अगर इनिशियल स्टेजेस में गार्ड बनेगा तो वो तो बाहर है, हम छू कर देख सकते हैं। छूने पर अगर आप कुछ गार्ड फील कर रहे हैं तो जाकर आप आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इसमें अभी भी पॉसिबल है कि स्टेज 1 में भी आप पकड़ लेंगे। अगर जो कैंसर, अगर लंग का कैंसर है, स्टेज 1 में पकड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि वो बहुत छोटा सा गांठ होगा
और उसे कोई लक्षण नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं कि हम जनरलाइज नहीं कर पाते हैं कि इसको अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर पाएंगे या अर्ली स्टेज में नहीं कर पाएंगे। अभी तो सिटीज में तो ऐसा बहुत बार होता है कि वो किसी और प्रॉब्लम, हेल्थ चेकअप होता है, मेडिकल फैसिलिटीज होते हैं उनके ऑफिस में, तो रैंडमली जाकर उनके मेडिकल चेकअप में कुछ अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड में दिखते हैं कि किडनी में ट्यूमर निकला है, ठीक है, तो तब तो हमने अर्ली स्टेज में ही पकड़ लिया उसे, लेकिन किया किसी और रीजन के लिए, लेकिन अर्ली स्टेज में पकड़ लिया। तो हम ये नहीं बोलेंगे अर्ली स्टेज में देखना नामुमकिन है करके नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर आप लक्षण दिखना है, लक्षण दिखने की कोई जरूरत नहीं है हर किसी में। जैसा आपने कहा कि ब्रेस्ट में गांठ आ जाने से, तो कभी कभार होता है ना हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी गांठ आती है। हाँ, तो हमें उस गांठ को मतलब नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए। हाँ, तभी हम वो इनिशियल स्टेज को मतलब हाँ, जानने में क्योंकि बेहतर जनरली जो है लड़कियों में जो ग्रोइंग स्टेज में है, अभी जो टीनेज में है अप टू 25-30, तब तक क्या है कि ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी कभी कभी गांठ बन सकता है। लेकिन आपको सिर्फ एक बार डॉक्टर को दिखाना है, ये देखना है कि वो नॉर्मल गांठ है या नहीं। तो एक बार तो चेकअप करके बाद में आप जस्ट फॉलोअप में रह सकते हैं। हाँ, मतलब रूटीन चेकअप बहुत हाँ, जरूरी है, तभी हम देख सकते हैं कि इनिशियल स्टेज में। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जैसे कि आपने भी बोला कि लड़कियों में ब्रेस्ट कैंसर ये बहुत आम हो चुका है अब, तो एट व्हाट एज शुड वी स्टार्ट कंसल्टिंग अ डॉक्टर ईयरली और डूइंग चेकअप्स अबाउट दैट? ओके, तो वैसे तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम अलग है, लेकिन लड़कियों में तो बियॉन्ड 18 ईयर्स के बाद हर लड़की को अपना ब्रेस्ट सेल्फ से चेक करना है। ओके, आप यूट्यूब पर जाकर देखेंगे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, आप टाइप कर लीजिए, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। मतलब हर लड़की को खुद का ब्रेस्ट कैसे चेक करें, ठीक है। ये जनरली जो है हर महीने में एक बार, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के एक हफ्ते के बाद आपको करना चाहिए। अगर ये रेगुलरली करेंगे तो आपको अपना ब्रेस्ट टिश्यू क्या है, वो नॉर्मल क्या है, इससे आप यू विल बी मच मोर अवेयर। जब आपको पता चलेगा कि नॉर्मल क्या है, तब आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि अबनॉर्मल क्या है। अगर कभी कोई गांठ आ जाएगा आप देखेंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं होगा कि ये पहले से था या अभी आया है। लेकिन आप रेगुलरली ब्रेस्ट चेक करते रहेंगे तो अगर कुछ नया ऐसा कुछ डेवलपमेंट आता है या कुछ डिस्चार्ज होता है या स्किन चेंज कुछ होता है, तो अगर रेगुलरली आप जब चेक करते रहेंगे तो जो अबनॉर्मल डेवलप हो रहा है वो आप इजीली पिकअप कर पाएंगे। तो ये जो है एवरी फीमेल बियॉन्ड एज ऑफ 18 ईयर्स ये हर महीने एक बार करना चाहिए। तब मतलब खुद से कैसे चेक करना चाहिए ये आप यूट्यूब में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर हम स्क्रीनिंग के बाद करते हैं कैंसर अर्ली कैसे डिटेक्ट करें, तो जनरली कुछ गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से बियॉन्ड 40 to 45 ईयर्स के बाद हर फीमेल को एक बार साल में एक बार मैमोग्राम करवाना चाहिए और ईयरली वंस एक बार क्लिनिकल चेकअप करना चाहिए। तो ये क्लिनिकल चेकअप डॉक्टर के पास जाकर चेकअप जो करवाना होगा वो बियॉन्ड 40 to 45 ईयर्स ऑफ एज ईयरली वंस, एंड साथ में मैमोग्राम करना चाहिए। मैमोग्राम करेंगे तो अगर छोटा सा लीजन कुछ डेवलप हो रहा है तो उसके हिसाब से हम अर्ली ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो मैम आपकी बातों से ये पता चला कि आफ्टर द एज ऑफ 18 we should do self checkup, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, yes, every month before our periods and आफ्टर आवर पीरियड्स, yes, one week after your periods. okay. And after 45 we should do yearly checkup for early detection. Okay, thank you. ईयरली मैमोग्राम मेनली, मतलब जैसे कि हम एक्सरे करते हैं वैसे ही ब्रेस्ट का एक्सरे है जिसे हम मैमोग्राम बोलते हैं। Okay ma'am, thank you. तो मैम इन सब चेकअप में जैसे ना बहुत लोग हैं कि ये सब चेकअप करवाने नहीं जा सकते, मतलब आर्थिक स्थिति भी इसका मतलब कारण हो सकता है या अवेयरनेस ना होना भी एक कारण हो सकता है, पर ज्यादातर ना ये आर्थिक पहलू रहता है लोगों का। तो फिर इसमें मतलब क्या किया जा सकता है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि वो जाए करे, मतलब सरकार कुछ सुविधा कर सकती है इसमें? अभी तक तो जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज है, तो जब हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज है जिसमें ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। मतलब अभी तो ये प्रधानमंत्री योजना, सीएम स्कीम, अभी ये सभी स्कीम में तो हमें डेफिनेटली ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली मिल जाता है। लेकिन ये चेकअप के लिए जो है साल में एक बार करना है, तो मुझे लगता है कि वो एट एन इंडिविजुअल वो खुद कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अभी तक के लिए ये स्क्रीनिंग के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, वो खुद से ही करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। और इसी के चलते होता यह है ना कि मतलब सोसाइटी में
बहुत सारे कैंसर रिलेटेड मिसकंसेप्शन भी मतलब आ जाते हैं, क्योंकि अवेयरनेस तो कम है ही है, और अगर जैसे आपने बोला था क्लोज द गैप जो 2024 का थीम रहा था, पर सोसाइटी में मतलब कौन से ऐसे मिसकंसेप्शन है मतलब कैंसर को लेकर, अगर आप बताएंगे तो। क्योंकि ये तो वेरी सैड थिंग दैट अभी भी हम देखते हैं, जो कुछ पेशेंट्स हैं जो आते हैं मेनली जब वो हिली एरिया से आते हैं और बहुत ही रूरल एरिया से आते हैं, आज भी कैंसर वर्ड सुनकर लोग घबरा जाते हैं। वो तो हर जगह घबरा जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि कैंसर होना एक पाप है। बिकॉज अभी भी लोग आकर बोलते हैं कि जगह अगर कोई फैमिली में किसी से कैंसर डायग्नोस हो जाता है तो अभी भी हमने देखा है कि उस फैमिली को आइसोलेट कर लेते हैं। बाकी गांव वाले मानते हैं कि ऐसे क्या पाप किया है कि उनको कैंसर आ चुका है। ठीक है, उनके साथ बैठना, मिलना, खाना पीना ये सभी तो दूर की बात, उनको आइसोलेट करते हैं। अभी भी हमने देखा है ऐसे केसेस। सो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग टू लिसन टू देम, क्योंकि वैसे तो वो बीमारी से लड़ रहे हैं। इतने महीनों सालों के ट्रीटमेंट का खर्चा साथ में, क्योंकि उनको ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के लिए लाने के लिए जो घर के अर्निंग मेंबर है उनको अपना काम छोड़कर इनके साथ आना पड़ता है। तो ये सभी चीजें से तो वैसे ही वो लड़ ही रहे हैं। और साथ में जो हमारे कम्युनिटी जो है, साथ आसपास रहने वाले जो है, एटलीस्ट आप हेल्प नहीं कर पाएंगे ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उनको ऐसा नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि वो खुद को ऐसे माने। और इसीलिए वो अगर किसी को कैंसर होने का डाउट भी होता है, ये सभी देखकर लोग आने के लिए भी राजी नहीं है। क्योंकि अगर मैं हॉस्पिटल चला गया और मुझे पता चला कि ये कैंसर कंफर्म हो जाएगा, तब तो लोग मुझे आउटकास्ट कर देंगे। ऐसा है, ठीक है, जैसा है वैसे रहने दे। तो इसी ये सोच से पेशेंट्स आते भी नहीं है एडवांस स्टेज होने तक। तो ऐसे भी हमने देखा है। और कुछ मिसकंसेप्शन जैसे जब ट्रीटमेंट चलता है तो लोग पूछते हैं क्या हम अपने फैमिली वालों के साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, साथ मिलकर रह सकते हैं। ये सभी आप नॉर्मली कर सकते हैं। मतलब कैंसर को एक छुआछूत की बीमारी जैसा बताना हाँ। चाहते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से होगा, जैसे कि आपने कहा कि कैंसर होने से लोग सोचते हैं वो एक स्टिग्मा है, कुछ ऐसा हो गया है जो नहीं होना चाहिए था, उन्होंने पाप किया, जैसा आपने की बोला। क्योंकि ये एग्जैक्ट लिटरली यही वर्ड्स यूज किए हैं जो मेरे पास आए हैं। तो हम एज एन इंडिविजुअल और एज ए सोसाइटी, हम उन पेशेंट्स के लिए या उन पेशेंट्स के परिवार के लिए भी हम क्या कर सकते हैं ताकि उनको मतलब ये फील ना हो कि वो लोग अलग पड़ चुके हैं सबसे। हाँ, दैट्स व्हाट। ये तो सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर किसी का। ठीक है, जो क्योंकि वो हम अगर हमारे पास आते हैं तो हम उनको काउंसिल करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जैसे आप पूछ रहे हैं ना, हम फैमिली को क्या कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें फैमिली को कुछ करना चाहिए, हमें सोसाइटी को अवेयर करना चाहिए। मतलब वो फैमिली को तो वैसे जो करना है, मेडिकल हेल्प जो है वो डॉक्टर्स दे विल टेक केयर, बट एज एन इंडिविजुअल, एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उनके आसपास के जो लोग हैं, जो सोसाइटी में वो रहते हैं, उनको अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए ताकि वो दूसरों को ऐसे नहीं देखे। तो दैट्स व्हाई लाइक वी डू मेनी प्रोग्राम्स मेनली इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, क्योंकि ये बात जो है आजकल के जमाने के लोग शायद अच्छे से समझेंगे, ताकि ओल्डर जनरेशन। तो ये जो बात है, ये जो अवेयरनेस है, हर किसी बच्चे को, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो या स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है, जब अभी क्या लोग डायबिटीज और हाइपरटेंशन से डरते हैं? नहीं। लेकिन क्या वो जानलेवा बीमारी है? डायबिटीज अगर टाइम से आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो किडनी फेल हो जाएगा, डायलिसिस पर चले जाएंगे, राइट? हाइपरटेंशन से भी वो स्ट्रोक हो जाएगा, ब्रेन डेड हो जाएंगे। तो ये भी जानलेवा बीमारी, लेकिन लोग नहीं डरते हैं, राइट? कैंसर भी ऐसे ही बीमारी है। अगर आप अर्ली डिटेक्शन करेंगे तो आप तो पूरी तरह से क्योर हो जाएंगे। एटलीस्ट हाइपरटेंशन हो या डायबिटीज हो, अगर आप एक बार जिंदगी में ट्रीटमेंट शुरू किया वो तो लाइफ लॉन्ग चलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कैंसर है, आप अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करेंगे तो कुछ महीने या कुछ टाइम का ट्रीटमेंट है, उसके बाद आप कंप्लीटली नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप डिटेक्शन में लेट करेंगे, अर्ली स्टेज में नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं कर लेते हैं, उनको समझ आती है, लेकिन जैसे मैंने ये सोशल स्टिग्मा से बोला है, वो आती नहीं है। कोई फैमिली से मैं तब तक नहीं आना चाहती हूँ जब तक मेरी बेटी की शादी ना हो। मैं जानती थी, लेकिन मेरी बेटी की शादी हो जाए तब मैं आना चाहती थी। सो ऐसे है लोग अभी भी। तो ये सोशल स्टिग्मा जब अगर ये एडवांस स्टेज में पहुंच जाएगा तो तब तो हम क्योर नहीं कर पाएंगे। उनको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्योर नहीं कर पाएंगे, टोटली कंप्लीटली नहीं कर सकते हैं। ये तो सिर्फ अर्ली स्टेजेस में ही पॉसिबल होगा।
स्टेज 4 में पहुंच जाएगा तो नहीं होगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम हर किसी को इसके बारे में अवेयरनेस दे। तो ये जैसे कि सिटीज में तो थोड़ा बहुत होता ही है, लेकिन जब हम अपने विलेज जाते हैं, आसपास के लोग रहते हैं, तो उनको ये जानकारी देना जरूरी है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो लाइफस्टाइल से होता है, ये बोलना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी देखते हैं तो ये जो पान, गुटखा, तंबाकू ये सभी जो खाते हैं, मोस्ट ऑफ द डिजीज वो तो उसके वजह से होता है। अगर आप वो कम कर देंगे तो हेड एंड नेक कैंसर हो, थ्रोट कैंसर हो, इसोफेजियल कैंसर, ये बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस बढ़ाने से ना ही उनके खुद का भलाई होगा, वो उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स द अदर पीपल एंड द सोसाइटी आल्सो विल चेंज। ये जो आपने सोशल स्टिग्मा वाली बात कही, और आप कह रहे थे ना कि आपके पास ही आए थे और जो पेशेंट्स आके बोल रहे थे कि पाप है कैंसर जैसे, तो क्या ये पढ़े लिखे लोग ही है क्या? नहीं, आई मीन पेशेंट के जो बेटे बेटियां हैं वो तो समझते हैं, लेकिन उनके आसपास के जो लोग हैं वो तो नहीं समझते हैं। अच्छा, मतलब कि आप कहीं ना कहीं कह रहे कि युवा पीढ़ी जो है वो ज्यादा जागरूक है कैंसर के लिए। हाँ हाँ, ओके ओके। और जैसे कि अभी आपने कहा कि शहरों में फिर भी लोग जानते हैं कुछ हद तक कि ये पाप नहीं है, किसी को भी हो सकता है, लाइफस्टाइल की वजह से होता है ज़्यादातर। तो गाँव में हम क्या कर सकते हैं इस वजह, जैसे कि आपने कहा अवेयरनेस कैंप, तो गाँव में आप उस अवेयरनेस कैंप को कैसे पहुंचा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इसके? तो दैट्स व्हाट मेनली हम ये स्कूल्स में, कॉलेजेस में जनरली ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, ताकि ये बच्चे जब घर जाकर घर में डिस्कस करें, आप अपने घर में डिस्कस करें, फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ। जब कोई अपने बोलते हैं तो वो रिसेप्शन बहुत अच्छा रहता है। जब एज अ थर्ड पर्सन आप जाकर डिस्कस करेंगे तो वो तो खदा ही होगा, दे विल जस्ट इधर लिसन और दे विल नॉट लिसन। बट खुद के घर में ये चर्चा होगी तो तब तो डेफिनेटली लोग सोचेंगे, मानेंगे या ना मानेंगे वो अलग बात, एटलीस्ट सोचना शुरू करेंगे। तो इट हैज टू गो थ्रू मेनली द चिल्ड्रन एंड द यंगर जनरेशन। अगर मतलब जागरूकता की ओर जाना है तो घर से ही शुरुआत करनी होगी। At an individual level we have to start. It's not that एक दिन में ये पूरा सोसाइटी को बदलना वो मुश्किल है, लेकिन हर कोई इतना मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैं अपने घर को, अपने रिश्तेदारों को समझाऊं, ये बस है। Every student can do that. घर से शुरू करेंगे तो समाज भी बदलेगा धीरे धीरे। मैम, इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपने कहा कि यंगर जनरेशन में भी, यंगर जनरेशन से ही हम इनिशिएटिव वो ले सकते हैं और अपने परिवार को भी सुधार सकते हैं। पर कभी कभी ऐसे होता है कि मतलब यंगर जनरेशन को भी समझाना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो घर में एक चीज़ देख के आते हैं। जैसे कि आपने कहा, आपके पेशेंट्स ने कहा था कि मतलब मेरी बेटी की शादी हो जाए या ऐसा कुछ, तो फिर वो घर में जो सीख के आए हैं उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम वही जानते हैं कि घर में मम्मी ही पहली टीचर होती है। तो हम जो उनसे सीखते हैं कभी कभी वो फिर से रिवर्स करना, दैट इज व्हाई वी गो टू स्कूल, राइट? घर में सीखते हैं, लेकिन हर किसी का मतलब जब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, अब आप मम्मी के बात शायद सुनते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम तो आप यूट्यूब पर ही रहते हैं, राइट? हाँ, तो एटलीस्ट जब किसी और के बात माने या ना माने, हमारा काम है कि हम जाकर ये बताए इसमें कितना सच है या कितना झूठ है, कितना मानना है या कितना ना मानना है, या आप रिसर्च कर लीजिए। आप यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए क्या है क्या नहीं है, क्या ये बीमारी छूने से हो सकता है, क्या साथ बैठकर खाने से हो सकता है। नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। yes, that you have said true, that जितना भी मम्मी बोल ले, एट द एंड तो वही खुद का ही चलता है, वही खुद जो सोचेंगे वही होता है। तो वही कि पर्सनली खुद को चेंज करना होगा, खुद में वो अवेयरनेस लाना होगा, तभी दूसरों को चेंज कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। मैम, इस अवेयरनेस प्रोग्राम्स वाले चीज़ तो हो गए, पर उसके अलावा भी कुछ ऐसे कदम हम उठा सकते हैं क्या जिससे कैंसर कम हो सके समाज में? कैंसर कम होने के लिए मेनली इट इज ओनली थ्रू अवेयरनेस। जैसे कि हमने बोला 70 to 80% जो बीमारियां होते हैं वो हमारे लाइफस्टाइल से होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एडिक्शंस, स्मोकिंग, अल्कोहल, ओके, दीज आर द टू थिंग्स। हम कैंसर के रेट कम करना है तो पहले ये चीजों को, ये सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, राइट?
तो आपका अगर ये एडिक्शन है तो उसको कम करना ही चाहिए। और थर्ड थिंग, फूड, हमारे डाइटरी हैबिट्स। तो जनरली ये तो सिटीज में हम बहुत ज्यादा देखते हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब सुबह से शाम तक सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठते रहते हैं, वही काम होता है। ओबेसिटी, मोटापा इट्स वन ऑफ द थर्ड मोस्ट कॉमन। अगर हम स्मोकिंग या सिगरेट और अल्कोहल उसके बाद देखेंगे तो ओबेसिटी इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर कैंसर्स रिलेटेड, ब्रेस्ट कैंसर्स, एंडोमेट्रियल कैंसर्स, कोलोन कैंसर्स, ये सभी, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म होता है वो अलग होता है। तो हमारा डेस्क जॉब है, ज्यादातर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ओबेसिटी बढ़ जाएगी, बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाएगी, तो कैंसर होने का रिस्क वैसे ही है। तो कैंसर को कम करना है तो ये अवेयरनेस ही हमें ज्यादा होना चाहिए कि हम अपना लाइफस्टाइल अच्छे से रखें, हमारे खाने पीने पर ध्यान दें। जंक फूड्स, मेनली आजकल के बच्चे बेकरी आइटम्स, ओके, ऑल दोस केक्स एंड पिज्जाज एंड मैगीज, जो भी है, ये जो फूड हैबिट्स है वो एक स्लो पॉइजन की तरह है, धीरे धीरे। अभी तो सिर्फ आजकल तो हम भी, जैसे अगर हम मदर्स अगर कोई बिजी है ऑफिस के काम से, बच्चों को बोल देते हैं आप कुछ बना लो, मैगी बना लो, नहीं तो बाहर से ला लो। बट ये अगर रेगुलर बेसिस में चलेगा वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये सभी चीजें मैटर करती है। तो अगर ये अवेयरनेस रह जाएगा और अपने खुद का लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे तो कैंसर के बर्डन वैसे ही कम होना है। इसी में एक प्रश्न है कि अगर फूड हैबिट्स भी बदल दें और उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइजेस भी अगर कोई करे, उसके बाद भी क्या चांसेस है कैंसर होने के? या, क्योंकि कैंसर होने के कई रीजंस है। तो ये तो जस्ट हम जिसको हम बदल सकते हैं या हम मेनली कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करें। लेकिन जैसे देखेंगे एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और एट द वर्क ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, बहुत सारी चीजें हैं जो अफेक्ट कर सकती है। मतलब अगर कोई प्लेसेस अगर हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां पर देखेंगे तो स्किन कैंसर्स, मेलानोमा बोलते हैं, वो ज्यादा है। वाई? बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, वहां का रेडिएशन जो एक्सपोजर है। अगर हम देखते हैं कोई सीमेंट फैक्ट्रीज में काम करते हैं या कोल टार फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उन लोगों को ज्यादातर लंग कैंसर आता है, क्योंकि उनका जो इनहेलेशन जो है, डस्ट, ये जो कोल टार, ये सभी इन चीजों की वजह से होता है। पेंटर्स, ज्यादातर पेंटिंग करने वाले होते हैं, उनमें भी वो पेंट का जो केमिकल फ्यूम्स है उनसे भी लंग कैंसर्स और ब्लैडर कैंसर से सभी आने का चांसेस है। वैसे ही मतलब जो काम हम करते हैं उससे भी रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो चीजें, ये मल्टीफैक्टोरियल है। तो उनको एटलीस्ट हम ज्यादा मतलब टोटली अवॉइड करें, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम काम छोड़ेंगे। तो उस कंडीशंस में ये वो इंडस्ट्रीज का रेस्पॉन्स, मतलब उनका मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि ईयरली वंस हेल्थ चेकअप उनका करवाए, क्या ये टॉक्सिसिटी होने का कुछ चांसेस है, उसके हिसाब से वो मेजर्स लेंगे। अच्छा, मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जैसे कि आपने यूथ के बारे में बोला कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, फास्ट फूड, ये अभी एक ट्रेंड बन चुका है। मतलब यूथ का नाम सुनते ही लोग इससे ही इक्वेट करते हैं कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ना। क्या आपको ये लगता है कि कैंसर रिलेटेड अवेयरनेस से पहले हमें ये उनको अवेयरनेस दिलाना चाहिए कि इससे भी कैंसर होता है, क्योंकि लोग नहीं सोचते ये। नो, दैट्स व्हाट इट इज, अ पार्ट ऑफ कैंसर Yes. अवेयरनेस। मतलब कैंसर अवेयरनेस का मतलब यही है कि कैंसर बीमारी के बारे में बोलना नहीं है, कैंसर किस कारण से हो सकता है। मतलब ये सभी चीजें, हमारे फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल और जो भी कुछ रिस्क फैक्टर से ये हो सकता है, ये जानकारी हम लोगों को पहुंचाएंगे तो दैट इटसेल्फ इज अ कैंसर अवेयरनेस। मतलब लाइफस्टाइल जो होना है ये इसी के पार्ट में आ जाएगा। मैम आपको क्या लगता है, मतलब ये अवेयरनेस प्रोग्राम किस हद तक कामयाब रहा है? क्योंकि आजकल आप देखें तो 11-12 साल के लड़के लड़कियां, इवन लड़कियां भी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग ये सब करते, स्कूल जाते हैं, क्लास 7-8 के स्टूडेंट्स, वो उन्होंने भी आजकल ड्रिंकिंग, स्मोकिंग स्टार्ट कर दिया। तो ये अवेयरनेस कहाँ तक काम आ रहा है? अवेयरनेस शुरू मतलब ये करना है हमें, क्योंकि जैसे मतलब हम जो करते हैं एज एन इंडिविजुअल, जो हम एक इंस्टीट्यूट या एक हॉस्पिटल या एक ऑर्गेनाइजेशन से तो नहीं चलेगा, ये तो हर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो आप बोल रहे थे, हम घर में सुनकर आते हैं, मम्मी जो बोलते हैं वही मानते हैं। वैसे अगर 7-8 क्लासेस के बच्चे हैं तो वो तो नादान है, तो उन लोगों को ये अवेयरनेस मिलेगा तो डेफिनेटली वो सोचेंगे। तो जब तक उन लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि जो वो कर रहे हैं उससे कैंसर हो सकता है,
तो ऑब्वियसली वो कंटिन्यू करेंगे, तो उन तक ये मैसेज पहुंचाना जरूरी है। क्या आपको लगता है कि मतलब स्कूल में ये रिलेटेड कि लाइफस्टाइल रिलेटेड कोई स्पेसिफिक एक कोर्स होना चाहिए या कोई सेमिनार कि महीने में एक बार हो जाए या महीने में 2 बार, स्पेशली उन बढ़ते बच्चों के लिए? मतलब वो लोग तो बहुत गलेबल होते हैं, मतलब जो उनको अभी समझाएंगे वो लोग समझ जाएंगे। तो स्पेशल कोर्स मुझे तो नहीं लगता है इसके लिए स्पेशल कोर्स होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक्चुअली अगर हम सोचे तो ये तो हमारा ही लाइफस्टाइल है, मतलब जो हमारा इंडियन लाइफस्टाइल है उसमें तो यही था। आप सुबह उठे, थोड़ा बहुत व्यायाम करे, सूर्य नमस्कार करे, बाद में जाए खाना खाए, खाने में क्या होगा जो लोकली जो उगता है, ये तो यही था ना कि हमारे यहाँ इस लोकल एरिया में जो उगता है वही खाना खाते हैं, वेजिटेबल्स जो मिलता है वही खाते हैं। ठीक है, ये तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा ही था, लेकिन अभी जो इन्फ्लुएंस वेस्टर्न लाइफस्टाइल का जो हमारे ऊपर है उसे ये लोग भूल चुके हैं। तो ये तो कोई कुछ नया चीज नहीं है जी कि हम उन्हें बताए, ये तो पहले से ही था। तो ये थोड़ा बहुत मतलब दैट्स व्हाट, ये फैमिली से घर से ही शुरू होना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि भूल चुके हैं, तो मैं वही बोलना चाहूंगी कि मतलब क्या महीने में एक आध बार, जैसे बच्चों को समझाना बहुत इजी है, उनको समझा सकते हैं कि उनका लाइफस्टाइल कैसे तो बट आई थिंक ये तो हर कोई करिकुलम में होगा, मतलब आपको फ्रेश फ्रूट्स खाना है, फ्रेश वेजिटेबल्स खाना है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये सभी तो आपके बुक्स में भी है। लिखा होने के बाद भी बच्चे, हाँ वही लिखा, सिर्फ लिखा नहीं होता है, टीचर्स तो क्लास लेते भी है। तो और आप एक्स्ट्रा उसके बारे में मतलब कभी कभी एक बार हम जाकर बोलते हैं वो ठीक है, लेकिन वो जो ऑलरेडी उनके बुक सिलेबस में है और टीचर्स रोज पढ़ाते हैं, तो आप एक्स्ट्रा क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, फिर भी अगर आपको लगता है कितनी दफा होना चाहिए, मतलब कार्यक्रम, ये प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कराना चाहिए स्कूल में? इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, इट डिपेंड्स। कुछ स्कूल के बच्चे ऐसे हैं कि दे आर वेरी नाइस, उनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। कुछ स्कूल में हम देखते हैं कि इन लोगों को और टाइम लगेगा समझने में। तो ये तो अपने लोकेलिटी के हिसाब से लोकल मतलब उनका इन्फ्लुएंस कितना है बाहर चीजों से, तो ये तो इट हैज टू बी टेकन एट एवरी इंडिविजुअल लेवल और दैट सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि हाँ साल में एक बार होना चाहिए या महीने में एक बार होना चाहिए या 2 बार होना चाहिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये तो हमको समझना पड़ेगा, उनके टीचर्स जो है। जैसे गांव का लाइफस्टाइल और शहरी जीवन का लाइफस्टाइल दोनों ही बहुत अलग है, तो कहाँ पर ज्यादा ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में? अवेयरनेस वैसे तो हर जगह पर होना चाहिए, लेकिन जहाँ पर जानकारी कम है वहां पर देना चाहिए। एटलीस्ट शहरों में तो लोग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जहाँ ज्यादा तक पढ़ते हैं स्कूल में, एटलीस्ट दे गेट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर गाँव में लोग इतने ज्यादा स्कूल नहीं जाते हैं या जाते भी है तो इतना जानकारी नहीं है, वहां पर होना चाहिए। तो आपके बातों से पता चला कि ये एरिया स्पेसिफिक या सोसाइटी हाँ, स्पेसिफिक अवेयरनेस, हमारे लोकल कंडीशंस कैसे है उसके हिसाब से हमें मॉडिफाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही रूल लगाएंगे और ये रूल हर जगह पर लागू होगा, ऐसा नहीं है। हमारे लोकल कंडीशंस के हिसाब से हमें मॉडिफाई करते जाना है। तो ये जो वर्ल्ड कैंसर डे है कल, तो इसका असर हमारे भारत पे कैसे पड़ता है? विश्व, ये तो पेरिस में शुरू हुआ, तो भारत में नहीं है एक्चुअली, मतलब ये बनाया गया था वो जो है स्विट्जरलैंड में है उसका सोसाइटी, बट ये हर किसी के लिए है। ओके ओके, इट्स नॉट ओनली फॉर इंडिया, इट इज फॉर द इट्स एन इंटरनेशनल कैंसर वर्ल्ड वाइड। हाँ ओके ओके, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद शिवश्री मैम आपका, हमें कैंसर के प्रति जागरूक होने में शिक्षित किया आज मैम ने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।